राजनीति में यूं तो आने जाने का खेल लगा रहता है, लेकिन कई कबार जब कोई वो चला जाए जो शायद उस खेमे का बहुत मजबूत नेता हो या उस खेमे का बहुत मजबूत रीढ़ की हड्डी हो, तो वाकई सवाल बनता है कि क्या कुछ गलत हुआ जिसकी वजह से उन्होंने छोड़ दिया। और ऐसे ही एक शख्स आज मेरे साथ है जिनका नाम है महिपाल मेहला, और ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के वो सदस्य थे जो पार्टी को खड़ा करने से लेकर उसकी बात मीडिया में लाने तक और मीडिया में पहुंचाने से लेकर जनता तक पहुंचाने तक इनका बहुत बड़ा योगदान था। ऐसे एक शख्स ने पार्टी को छोड़ दिया, हनुमान बेनीवाल को छोड़ दिया। ऐसा कहा जाता है राजनीतिक गलियारों में कि महिपाल मेहला का छोड़ने का मतलब ये है कि कुछ बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है। सीधा पहला प्रश्न यही कि क्या गड़बड़ हो रहा है, और उनसे काम करने का जो तरीका है, जिस तरीके से अब हम सारे लोग, मैं और मेरे जैसे जो लोग, वो सारे कलेक्टिव पॉलिटिक्स में विश्वास करते हैं। मेरा ये मानना है कि मैं जिस राजनीतिक दल में था, उस राजनीतिक दल में हम सबकी राय लेके जो काम किए जाते थी 3.5 साल में, जो हमने प्लान किया था जब पार्टी बनी थी, उन पे कोई अमल नहीं हुआ। और बहुत बार प्रयास किया कि सारे लोग बैठ के हम सामूहिक कोई निर्णय लें। अकेला आदमी कोई निर्णय लेता, हो सकता है कि उसमें गलतियाँ, पर सामूहिक निर्णय हम लोग लें। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सामूहिक निर्णय लेने में कहीं ना कहीं असफल रही। उसके बाद आप किसी को दरकिनार करते जाओगे तो अब एक दिन तो उसको भी अब अलग होना ही ज़्यादा बेहतर है। तो अब लोग कहते हैं कि पार्टी क्यों छोड़ी, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा इसलिए मैंने पार्टी छोड़ी, वरना मंदी में मैं साथ था तो तेजी में मैं क्यों अलग होऊंगा। जब हनुमान जी अकेले थे, हनुमान जी ने पार्टी नहीं बनाई थी, 2011 से 2022 तक मैं साथ था। आज तो हनुमान जी बड़े नेता हैं, मैं क्यों हनुमान जी को छोड़ता। बहुत सारे काम करने के तरीके, मेरा तरीका उनको पसंद नहीं है और उनका मुझे ठीक नहीं लगा। क्या सीधे तौर पर यूं कहें कि हनुमान बेनीवाल कहीं ना कहीं केजरीवाल के रास्ते पर चल गए हैं कि जो भी उनके साथ रहा, जिन्होंने पार्टी को बड़ा बनाने में साथ दिया, जिनसे उन्हें इनसिक्योरिटी लगी, उनको साइडलाइन करते गए? नहीं सर, मेरे से तो क्या इनसिक्योरिटी होगी, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, बहुत छोटा और सामान्य सा आदमी हूँ, और वो बहुत बड़े नेता हैं, मेरे से तो क्या इनसिक्योरिटी होगी। अब वो तो वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, और मैं नहीं। मेरे जैसे और सेकंड लीडरशिप के जो लोग हैं, जो आज भी पार्टी में हैं पर बड़े कुंठित महसूस कर रहे हैं कि हमारी राय को कहीं सुना नहीं जा रहा, हम जो बात कहते हैं उस पर कोई अमल नहीं किया जा रहा। और जब आप राजनीतिक पार्टी में हो, हम किसी नेता के पीछे नहीं हैं, हम राजनीतिक सोच के साथ जिस राजनीतिक पार्टी में जुड़े, अब वो पार्टी काम तो करे। पर्सनली हनुमान जी को लाइक करते हैं, हनुमान जी नेता अच्छे हैं, पर आप एज ए पार्टी में बड़े नेता होने के नाते आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में आए थे 2018 में, आप उन मुद्दों पे कितना काम कर पा रहे हो। अहंकार आ गया है, घमंड आ गया है, क्या कहना चाहेंगे? सुनना चाहिए उनको, लोगों की राय, और मैं से ज़्यादा हम पे विश्वास करना चाहिए। हालांकि मैं कोई सलाह नहीं देना चाहता, हम बहुत छोटे लोग हैं, फिर भी लोगों की जो पीछे से जो बातें आ रही है सुनना चाहिए। अच्छे श्रोता बनोगे तो अच्छे नेता बनोगे आप। एक बात तो साफ है कि वो लोग जो पार्टी को बनाने में साथ थे, और आपने शुरुआत से देखा है जब से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बनी है या उससे पहले से भी महिपाल मेहला किस तरह से लगातार आगे आते रहे, पार्टी का झंडा बुलंद करते रहे, उनको अगर आप छोड़ देंगे तो वाकई कहीं ना कहीं आप अपनी जड़ों को छोड़ते जा रहे हैं। और ऐसा जब भी किसी के दिमाग में आता है कि बस जो कुछ हूँ वो मैं ही हूँ, मेरे अलावा कुछ नहीं है, तो वो बर्बादी की तरफ जाने का पहला पायदान होता है। एक सवाल बड़ा ये कि हनुमान बेनीवाल अभी भी हाल ही में वसुंधरा राजे लुटेरी दुल्हन है, इस तरह के बयान उनके सामने आते रहे, और पिछले काफ़ी वक्त से कोई बड़ी मीटिंग उन्होंने नहीं की। कोई बड़ी मीटिंग जहां लाखों की तादाद में लोगों या हज़ारों की तादाद में भी लोगों, ऐसी कोई मीटिंग उन्होंने नहीं की। लोग जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनकी लॉबी के लोग हैं, जो समर्थक हैं, वो भी कह रहे हैं लगता है गायब से हो गए। तो क्या ये भी एक बड़ी वजह है कि ग्राउंड पे हनुमान बेनीवाल नदारद थे, उनके सहयोगियों के रूठने की ये भी एक वजह है? सर, मीटिंग अब एक इस तरह का एक प्रोपोगंडा फैलाया जाता है कि आप साल में एक मीटिंग कर दो, 50,000 लोग, 20,000 लोग, जितने भी लोग आप इकट्ठे करो, नारे लगो और शाम को घर चले जाओ। उससे आपकी ब्रांडिंग 12 महीने तक चलती रहे। ठीक है, लोग तालियां बजा लेंगे, सोशल मीडिया पे भी आप चल जाओगे, पर ग्राउंड लेवल पे आपका क्या? ग्राउंड लेवल पे तो मुद्दों के साथ आपको काम करना पड़ेगा सर। रैली कर दी तो रैली तो एक दिन की बात है, बाकी आप 365 दिन में 364 दिन आप क्या कर रहे हो? और खासकर जब आपका कॉम्पिटिशन सचिन पायलट जैसे नेता से हो, जो लगातार रैलियां कर रहा है, लगातार लोगों के बीच में, लगातार
लोगों के बीच में जा रहे हैं। क्या आपने कभी ऐसी सलाह दी उनको कि देखिए सचिन पायलट को कितना लोगों के बीच में जा रहे हैं, आपको भी आना चाहिए? व्यक्तिगत पायलट साहब की बात नहीं है। जो राजनीतिक पार्टियां यहाँ लंबे समय से सत्ता में हैं या पहले रही हैं, उनसे बड़ा कंपटीशन आपका। एक बहुत बड़ा यहाँ तबका ऐसा है जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सोच से परे नहीं सोच पा रहा है, तो आप उनको क्रैक कैसे करोगे और अपनी आइडियोलॉजी के साथ आप उनको कैसे सेट करोगे? वो तो काम करना पड़ेगा। रही बात वसुंधरा जी के बारे में जो बातें कह रहे हैं, अब मैं तो उस बारे में ज़्यादा नहीं कह सकता, पर कोई भी पॉलिटिशियन हो सर, मंच की मर्यादा और शब्दों की गंभीरता उसमें होनी चाहिए। अब हम किसी पे अनर्गल आरोप तो आप किसी पे भी लगा सकते हो, मैं भी स्वतंत्र हूँ, किसी पे भी लगा सकता हूँ, पर मंच की मर्यादा और शब्दों की गरिमा तो होनी चाहिए सर। तो महिपाल मेला अब छोड़ चुके हैं आरएलपी? मैं आरएलपी से बिल्कुल अलग हूँ। और आपने अपना इस्तीफा भी दे दिया है, लेकिन आपका इस्तीफा अभी तक मंजूर नहीं हुआ, तो वापस बुलाते हैं, वापस जाएंगे? सर 2 मार्च को मैंने इस्तीफा दिया था, और इस्तीफा अब जैसे मैंने कल ऑर्गेनाइजेशन की घोषणा की, मैंने नहीं, हम सब लोगों ने, जो कलेक्टिव रूप से हम लोगों ने मिलकर निर्णय लिया। अब उस समय तक इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया, कोई बात नहीं, अब वो तो पार्टी का निर्णय है, पर मैं कोई संवैधानिक पद पे था नहीं। इस्तीफा स्वीकार करना नहीं करना वो पार्टी के बड़े नेताओं के फैसले हैं। रही बात मुझे बुलाने की, तो 2 मार्च से लेकर और 29 अप्रैल तक लगभग 1 महीने और 26 दिन मैंने इंतज़ार किया, मुझे तो नहीं बुलाया। फिर आप कब तक किसी का इंतज़ार करोगे? और जब आपको ये लगता है कि आपकी किसी को ज़रूरत नहीं है, तो फिर आपको किसी की क्या ज़रूरत है? सब अपनी योग्यता से आगे बढ़ते हैं, मेरे में जितनी योग्यता उतना मैं आगे बढ़ूंगा। कोई नेता के भरोसे कोई ये सोचे कि मैं उसके भरोसे आगे बढ़ जाऊं, आपको एक पॉपुलरिटी मिल सकती है, प्लेटफॉर्म मिल सकता है, आप अपनी योग्यता से ही आगे बढ़ोगे सर। जब भी कोई पॉलिटिशियन किसी पार्टी को छोड़ता है तो सबसे पहला आरोप उस पर ये लगता है टिकट नहीं मिल रहा होगा, या कहीं राजनीतिक उनको रूप से नहीं भेज रहे होंगे, संगठन में ही रखने की बात होगी, इसलिए छोड़ दी ताकि कहीं इलेक्शन लड़ पाएँ, कहीं टिकट ले पाएँ। क्या टिकट की लालसा थी? नहीं सर, टिकट की लालसा भी अभी चुनाव में तो बहुत लंबा समय पड़ा है, लगभग 17-18 महीने पड़े हैं, चुनाव भी नज़दीक नहीं है। सिर्फ काम करने का तौर तरीका कि हम जिस पार्टी में जुड़े हुए हैं या जिन लोगों ने हमारे पे विश्वास जताया था, जिस पार्टी पे विश्वास जताया था, हम उन लोगों की भावनाओं के साथ कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं, या उन्होंने जो विश्वास जताया था उस पर हम लोग खरे नहीं उतर पा रहे हैं। अब आप काम नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको अलग होना ही ज़्यादा बेहतर है। अब मैं ऐसी पार्टी में, किसी भी राजनीतिक दल में मैं काम नहीं करना चाहता जिसमें मैं या मेरे जैसे जो लोग हैं उनकी राय को नहीं सुना जाता हो। केवल लोकसभा में आवाज़ उठा देना काम होना नहीं होता, ग्राउंड पर कहीं पर भी नहीं दिख रहे, और उसी के साथ साथ जो वो लोग हैं जो आपकी कोर टीम के सदस्य थे उनकी भी बातचीत नहीं सुनी जानी। कितने लोग हैं जिनकी बातचीत बिल्कुल नहीं सुनी जाती आरएलपी में? सर अब ऑन कैमरा मैं आपको ये बातें बताऊंगा तो अब सारी बातें फिर ठीक नहीं लगेंगी, क्योंकि आप जिस नेता के साथ 10-12 साल रहे हैं आपको सारी कमियों का पता है, पर ये ऐसे मेरे संस्कार नहीं है कि किसी नेता के साथ इतने लंबे समय तक मैं रहूं और उसके बाद अलग होने के बाद मैं उनकी खामियों के बारे में बताऊं। फिर भी बहुत सारा बड़ा तबका जो सेकंड लीडरशिप के जो लोग हैं वो सारे कुंठित हैं, और वो इसलिए हैं क्योंकि उनकी राय नहीं मानी जा रही और पार्टी काम नहीं कर पा रही है। ये कड़वा सच है, मुझे पता है। सोशल मीडिया पे भी जैसे कल से ही मैंने जिस ऑर्गेनाइजेशन की घोषणा की, हमारा तो बिल्कुल गैर राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाया, फिर भी जिस तरीके के लोग जो बातें कर रहे हैं या जो भ्रामक बातें फैलाई जा रही है, जहाँ से फैलवाई जा रही है वो भी मुझे सारा पता है। पर मैं तो आपके माध्यम से इतना कहना चाहता हूँ, सारी सेकेंड लीडरशिप के जो लोग हैं उनसे आप एक बार 1-to-1 बात करोगे तो कोई ज़्यादा खुश नहीं है, और वो सारे पर्सनली तो बात करते हैं, अच्छे दोस्त हैं, सबसे मेरे अच्छे रिश्ते हैं, व्यक्तिगत रिश्ते मेरे पहले भी थे, आज भी हैं, उनसे आगे भी हम रखने का प्रयास करेंगे। पर सारे लोग वो कुंठित महसूस कर रहे हैं कि यार हमने जिस पार्टी का दामन थामा वो पार्टी प्रदेश में तीसरा विकल्प जो बन के उभरी थी उसमें अब ब्रेक लग गया कहीं ना कहीं। हनुमान बेनीवाल जो हैं वो उनको अब आप छोड़ चुके हैं, आप अपनी नई पार्टी बना चुके हैं। इस पार्टी के बारे में बताएं, इसका क्या मिशन विजन क्या है? सर हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, हम इतने बड़े नेता नहीं हैं कि हम राजनीतिक पार्टी बना के और पार्टी चला लें, अभी हम बहुत छोटे स्तर पे हैं। हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया कि जिन मुद्दों के साथ हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में जुड़े थे और हमें ये लगा कि वो मुद्दे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से नहीं उठा रही है, तो अब हम क्या करें, उन मुद्दों के साथ हमें काम तो करना था। तो एक बहुत सारे यूथ से और बहुत सारे लोगों से डिस्कस करके कि हमें एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए जिसमें सारी राजनीतिक पार्टियों में काम करने वाले लोगों को भी हम इनवाइट करें, क्योंकि ये गैर राजनीतिक मोर्चा है, और उन मुद्दों के साथ हम काम करें जिसमें हमने सबसे पहले तय किया कि आज निजी क्षेत्र में, सर जो अभी सरकार ने आंकड़े दिए हैं,
अशोक चांद्रा जी ने आंकड़े दिए थे विधानसभा में कि लगभग 16.5 लाख राजस्थान में रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। मैं ये मानता हूँ कि बेरोजगार लगभग 27-28 लाख है। फिर भी मान लिया कि 16.5 लाख हैं, जैसा कि सरकार ने कहा है, 2022 के आंकड़े हैं। अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी नौकरियाँ दे दोगे तो 1 लाख को दे दोगे, 15.5 लाख कहाँ जाएंगे? क्यों ना निजी क्षेत्र में कोई ऐसे ऑप्शन खोले, सरकार ऐसी नीतियां लेके आए कि एक बहुत बड़ा जो बेरोजगारी का जो मार झेल रहा है जो तबका, वो निजी क्षेत्र में इंटरेस्टेड हो, निजी क्षेत्र में उनको रोजगार मिले। और न्यूनतम मानदेय का निजी क्षेत्र में न्यूनतम मानदेय का एक सरकार कानून बनाए। आज सर MA BEd PhD डिग्रीधारी जो किसी स्कूल में दैट सपोजन पढ़ाता है या किसी कंपनी में काम करता है, उसको वेतन के नाम पे 20 से 22-25 हज़ार रुपये आप दे रहे हो। उसी पोस्ट का आदमी यदि उसका गवर्नमेंट सिलेक्शन हो जाता है सरकारी भर्ती के माध्यम से, तो 1,25,000 का आदमी हो जाता है। सरकार ने अपने अपने क्राइटेरिया तय कर रखे हैं कि स्वीपर की जो है वो 2400 पे ग्रेड होगी और चीफ सेक्रेटरी की जो है वो इस लेवल की पे ग्रेड होगी। 2400, 3600, 4200, 4800, 5400 अलग अलग तरह के पे स्केल तय कर रखे हैं। तो निजी क्षेत्र में भी सरकार इस तरह का कानून लेके है कि इससे कम मानदेय पे आप किसी को ना रखें। नंबर 2 कि प्रदेश में एक इस तरह का एक कल्चर, पता नहीं किसने माहौल क्रिएट किया, पर एक माहौल तैयार हो गया है कि पटवारी से लेकर RS तक जितनी भी आप कंपटीशन एग्जाम के फॉर्म भर रहे हो, एक ऐसा माहौल बन गया है कि हम लोगों को प्राइवेट कोचिंग में क्लासेज लेनी पड़ेगी, उसके माध्यम से गुजरना पड़ेगा। सर 3-3 महीने के 30-30, 40-40 हज़ार रुपये की प्राइवेट कोचिंग फीस ले रहे हैं। जितनी बड़ी कोचिंग उतनी बड़ी फीस। क्यों ना सरकार आज धड़ाधड़ रेवड़ियों की तरह महिला कॉलेज खोल रही है, कोएड कॉलेज खोल रही है। सरकार के पास सारे संसाधन हैं। सरकार मॉडल स्कूलें जिस तरीके से खोली है, वैसे मॉडल सरकारी कंपटीशन क्लासेज खोले ना हर जिला मुख्यालय पे, ताकि बहुत बड़ा बेरोजगारों का एक तबका जो निजी क्षेत्र में बेचारा पिस रहा है, प्राइवेट कोचिंगों को, आज जहां हम बैठे हैं, आप इस जयपुर की आप देख लीजिएगा, बहुत सारी ऐसी कोचिंग संस्थान सर, छोटी से लेकर बड़ी तक, जिनकी फीस के बारे में आप जाओगे तो 50-50, 60-60, 70-70 हज़ार रुपये फीस ले रहे हैं 3-3 महीने की। तो सरकार बेरोजगारों के साथ यदि न्याय करना चाहती है, हमारी ये मांग है और हम इस पे काम करेंगे कि प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक मॉडल कंपटीशन कोचिंग सरकार अपनी तरफ से खोले। बेरोजगारी भत्ता जो सरकार ने तत्कालीन जो उस समय के प्रदेशाध्यक्ष थे पायलट साहब, उन्होंने घोषणा पत्र में स्पष्ट कहा था कि बेरोजगारी भत्ता सरकार 3,500 रुपये बिना किसी काम के बेरोजगारों को देने का काम करेगी। अब सरकार ने 4 घंटे काम लेने का राइडर लगा दिया इंटर्नशिप के नाम पे और 4,000 रुपये आप बेरोजगारी भत्ता दे रहे हो। सर 4,000 रुपये आप बेरोजगारी भत्ता देते हो, एक आदमी को 125 रुपये मिलते हैं। नरेगा से भी कम मजदूरी का आदमी MA BEd और PhD डिग्रीधारी है। इन कैपिंग को हटाएं। सरकार ने जो घोषणा पत्र में कहा था कि सरकारी भर्तियों में फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जाम फॉर्म कंडक्ट करेंगे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें, हमने एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसको लेकर और सब लोगों को साथ लेके और जनतांत्रिक युवा मोर्चा प्रदेश में उनके हकों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए सड़क से लेकर और राजस्थान की विधानसभा और मुख्यमंत्री महोदय तक हमारी बात को पहुंचाएंगे और बात मनवाने का काम करेंगे। आगे का रास्ता आंदोलन है और आंदोलन आप लड़ेंगे गैर राजनीतिक तरीके से, ये आपका कहना है। लेकिन फिर से सवाल वही उठता है कि महिपाल महिला का जन्म, राजनीतिक जन्म राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से हुआ और अब वो उसे छोड़ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं, और जैसा कि आपने बताया कि और भी लोग हैं जो सेकंड लीडरशिप में जो कुंठित हैं, तो क्या RLP टूटने की कगार पर है? नहीं, ये तो मैं नहीं कह रहा RLP टूटने के कगार पे। हम तो ये चाहते हैं कि जिस राजनीतिक दल में हम जुड़े, अब तक की 15 साल की मेरी छात्र राजनीति से लेकर 15 से 16 साल हो गए। मैं विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में भी था, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में था, इससे पहले हनुमान जी के साथ इंडिपेंडेंट हमने काम किया। राजनीतिक रूप से मैंने सिर्फ एक पार्टी को चूज किया, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी थी, जिसकी सदस्यता मैंने 2018 में ग्रहण की। इसके अलावा मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा। व्यक्तिगत रिश्ते आपके बहुत सारे लोगों से हो सकते हैं। रही बात राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की टूटने की, तो हम तो ये उम्मीद करते हैं कि जिस पार्टी को हमने थामा था, वो प्रदेश में तीसरा मोर्चे को ऑप्शन जो देने की बात कर रहे थे वो दें, काम करें और जनता के साथ जो आपने वादे किए थे उन पे खरा उतरें। हम तो उम्मीद करते हैं। पार्टी टूटने वाली बात तो हम कह नहीं रहे। हमने जिस पार्टी में काम किया, हम तो चाह रहे हैं कि वो पार्टी सत्ता में। राजस्थान का तीसरा मोर्चा अपने दूसरे टर्म में इस तरह से हो रहा है कि कोर लीडरशिप उनकी टूटती जा रही है, और भारत का जो तीसरा मोर्चा अभी कहा जा रहा है, आम आदमी पार्टी, वो पंजाब जीतने के बाद राजस्थान में काम करना शुरू कर चुकी है। ऐसे में आपका ढांचा तो हिल रहा है और कंपटीशन बढ़ रहा है, तो कैसे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आगे बढ़ेगी?
सर वो सवाल आप हनुमान जी या पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष जी या पार्टी के बड़े नेताओं से करें, ज़्यादा बेहतर होगा। पर अच्छी चीज़ों की हमें तारीफ़ करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में जो कर दिखाया है और बहुत कम समय में जो किया है, पिछली बार भी विपक्ष में थी आम आदमी पार्टी पंजाब में, तो वैसा राजस्थान में एक बहुत बड़ा वैक्यूम था, आज भी है। वहाँ अभी प्रवक्ता का वैक्यूम बहुत ज़्यादा है और अगर वो महिपाल मेला को मैं नहीं जा रहा हूँ सर, मैं पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ। हम तो इंडिपेंडेंट रूप से सब लोगों को यूनाइट करके काम करेंगे। तो महिपाल मेला का ये साफ कहना है कि वो पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहे अभी, और उनका ये कहना है कि उनका जो मोर्चा है वो बेरोजगारों के लिए पूरी तरह से काम करेगा और भी जिन लोगों को पूरा ब्लूप्रिंट इनका तैयार है उस तरह से काम करेंगे। आने वाले दिनों में वो काम दिखेगा, लेकिन उससे ज़्यादा लोगों को ये देखना होगा कि अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में इस तरह का वैक्यूम हो रहा है, सेकंड लीडरशिप को कहीं पर भी तवज्जो नहीं दी जा रही, और अगर ये वहाँ पर हो रहा है कि मैं की राजनीति ज़्यादा चल रही है, तो अब राजस्थान के इस तीसरे मोर्चे का क्या होगा, ये वाकई बड़ा सवाल है। महिपाल मेला जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही आपसे बातचीत करते रहेंगे और आप भविष्य में जो काम आपने बताया वो करें, इस पर हम नज़र भी रखेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपके चैनल पे आपने मुझे बुलाया और जगह दी। हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो अपेक्षाएं की हैं उस पर हम लोग खरे उतरें और आप मीडिया के साथी जो हैं वो भी बारीकी से सारी चीज़ों को एनालिसिस करें। कहीं हम लोग गलत कर रहे हैं तो भी हमें भी आप टारगेट करें और सही रास्ते पे हमें चलने के लिए बाध्य करें। आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आपके दर्शकों को, आपके इस चैनल को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि आप जिन बेबाकी के साथ जिन मुद्दों को उठा रहे हैं और सारे राजनीतिक दलों से और हम जैसे जो लोगों से आपने जो सवाल किए हैं उनको एक सही ट्रैक पे लाने के लिए आप ऐसे ही इस तरह से बेबाकी से सवाल करें। धन्यवाद। Oh Buddies, guilt-free happy snacking. घंटों के कन्वर्सेशंस में जो स्नैक्स मिनटों में रिफिल होते हैं, महफिल चाहे कोई भी हो, ये स्नैक्स ही तो उनकी फील होते हैं। लेकिन बहुत सारी ईटिंग के बाद ख्याल हमें जब अपनी हेल्थ का आता है तो मम्मी पापा की चिंता का मीटर चालू हो जाता है। कितना अटरम शटरम खाते रहते हो, तुम्हें पता भी है कि ये तुम्हारी हेल्थ पर कितना बुरा असर डालते हैं। स्नैकिंग के साथ कुछ ऐसी चिंता वाली लाइंस भी कॉम्प्लीमेंट्री मिला करती है। लेकिन इस यूनिवर्सल प्रॉब्लम का इजी सोल्यूशन अब आ गया है ओ बडीज के साथ। ओ बडीज स्नैकिंग की दुनिया का वो रेवोल्यूशन है जो टेस्टी इतना होगा कि आपकी जुबान उसे छोड़ नहीं पाएगी और हेल्दी ऐसा होगा कि आपकी मम्मी भी कहेगी अच्छा ओ बडीज है तो कोई फिक्र की बात नहीं। ओ बडीज एक ऐसी रोस्टेड स्नैक्स कंपनी है जिसे जयपुर से शुरू किया है ACL फूड्स लिमिटेड ने। फ्राइड स्नैक्स को अपनी जिंदगी से दूर करने के लिए हम ओ बडीज के जरिए आपकी मदद करना चाहते हैं। ओ बडीज के इंटरनेशनल फ्लेवर को बनाने के लिए सीजनिंग्स के लिए भी पाम ऑयल की जगह प्राकृतिक सनफ्लावर ऑयल का यूज किया गया है। और हेल्थ पर फोकस रखते हुए प्राचीन भारतीय संस्कृति को भी ओ बडीज की मैन्युफैक्चरिंग में याद रखा गया है। और पहली बार किसी स्नैक्स में प्राचीन जड़ी बूटियों जैसे अश्वगंधा, शतावरी, ब्राह्मी और भी कई हेल्दी हर्ब का यूज किया गया है। When nobody approached me for the healthy snacking, it was a big challenge for me. And I thought what to do, what not to do. Because when the health comes, the taste goes away, and when the taste comes, the health goes away. It's a real challenge was for me. But I thought and I thought and I thought and I thought that way that what to do. And I really thought of the ancient time how they were just adding the taste to the healthy dishes. And then I tried my best. मैंने वही कोशिश करी कि मैं उस तरह के हेल्दी स्नैक्स बनाऊं जो हर्ब्स में भी हूँ, अच्छे स्पाइसेस भी हूँ, जुबान पे भी उनका बहुत अच्छा स्वाद आए और वो बन जाए। और इसी तरह बन गया ओ बडी का स्नैक्स। दादा पोते जिसे एक साथ खाए और मम्मी पापा का भी जो फेवरेट बन जाए, ऐसे टेस्ट को डेवलप करके ओ बडीज को बनाया गया है कि वो हर उम्र के जायके का ख्याल रख पाए। कई जबरदस्त स्नैक्स के साथ अब ओ बडीज आ चुका है आपकी नजदीकी दुकान पर, जिसमें चना पेरी पेरी, चना हींग जीरा, चीजी कॉर्न बाइट, मिलेट पेरी पेरी, शाही चिवड़ा मिक्स, क्रंची नट मिक्स, लेमन मिंटी पीनट और दाल बीजी हैं। यही नहीं, ओ बडीज आपके लिए कैशू पेरी पेरी, कैशू लेमन ग्रास, कैशू मद्रास करी, हनी सिनेमन आमंड भी लाया है। तो अगर आपको टेस्ट और हेल्थ दोनों का ही ख्याल है तो एक बार स्नैक्स लेने से पहले अपने नजदीकी दुकानदार से ये पूछना न भूलें, भैया ओ बडीज है क्या? और हर प्रोडक्ट की खरीद पर पाएं 100 रुपए तक कैशबैक जीतने का भी मौका। तो अब अपने 10 रुपए तले हुए स्नैक्स की जगह ओ बडीज पे खर्च करें।